औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल नबील करीम। स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 5 है स्पेक्ट्रोस्कोपी 1 के हवाले से। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जिस तरीके से ये स्टडी किया कि मुख्तलिफ माइक्रोस्टेट्स होती हैं जिनको डिनोट किया जाता है टर्म से, और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है उसके अंदर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और इसी तरीके से एलएस कपलिंग यानी कि रसल साउंडर कपलिंग को हमने स्टडी किया। इसमें हमने हमारे सामने कुछ बातें सामने आई कि जब अगर हमारे सामने ये भी आई, ऐसी टर्म्स भी सामने आई कि जिसमें कुछ टर्म्स की स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम थी, जैसे कि टिपलेट पी, टिपलेट एफ, टिपलेट डी, टिपलेट, ठीक है ना, इस तरीके से। और इस तरीके से भी हमारे पास कुछ टर्म सामने आई जिसमें हमारे पास जे वैल्यू यानी कि रसल साउंडर कपलिंग वैल्यू जो है वो सेम थी, जैसे कि टिपलेट P3, टिपलेट P2, टिपलेट P1, टिपलेट P0 है, एट्सेट्रा। तो अब हम फर्दर जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है बेसिकली कि विच वन इज़ द स्टेबल स्टेट और विच वन वुड बी द ग्राउंड स्टेट। तो डेफिनेटली जिस तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बहुत सारी स्पिन स्टेट्स, बहुत सारी टर्म्स सामने आई थी, 6 टर्म्स सामने आई थी, लेकिन आउट ऑफ 6 टर्म्स सिर्फ 3 टर्म्स जो थी वो अलाउड टर्म्स थी, बाकी जो टर्म्स थी वो अलाउड टर्म्स नहीं थी। और उसमें भी हमने देखा कि जो अलाउड टर्म्स थी उसमें जो माइक्रो स्टेट्स जो डेवलप हुई वो डिपेंडिंग ऑन द जे वैल्यू डिपेंड हुई। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। तो यकीनन इन टर्म्स में से कुछ ग्राउंड स्टेट टर्म्स होंगी और कुछ एक्साइटेड स्टेट टर्म्स होंगी। जो ग्राउंड स्टेट टर्म्स होंगी वो ज़्यादा स्टेबल टर्म्स होंगी। ये बात किसने डिस्क्राइब की? ये बात डिस्क्राइब की हुंस रूल ने। हुंस ने जो रूल पेश किया वेदर टू डिसाइड द ग्राउंड स्टेट टर्म और द एक्साइटेड स्टेट टर्म, उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि अकॉर्डिंग टू हुंस रूल वो टर्म जिसकी मल्टीप्लिसिटी हाई हो, यानी कि अगर 2 या 3 या 4 जितनी भी टर्म्स हैं एक से ज़्यादा, तो जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो कि ऊपर लिखी गई होती है 2s+1 जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी that would be the ground state or the stable state. So suppose if we have triplet P, singlet S and doublet D, so which one would be the ground state? यकीनन जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है यानी कि ट्रिपलेट P। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है कि अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 टर्म्स की सेम आ जाएं, ठीक है, तो उसमें पे हम ग्राउंड स्टेट किसको बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट वो होगी जिसकी एल वैल्यू बड़ी होगी। एल वैल्यू से मुराद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की वैल्यू लार्ज होगी, ठीक है, ग्रेटेस्ट होगी। सो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि दोनों कैपिटल एल कैपिटल एस वैल्यू सेम है किसी टर्म्स की, तो उस केस में जो लोएस्ट वैल्यू ऑफ द जे होगी वो वुड बी द ग्राउंड स्टेट। लेकिन उसकी शर्त होगी कि अगर जो सब शेल हैं वो तमाम के तमाम लेस देन हाफ फिल्ड हैं। अगर ग्रेटर देन हाफ फिल्ड हैं तो उस वक्त जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जे होगी वो डेट ग्राउंड स्टेट वुड बी द स्टेबल स्टेट। वो टर्म बेसिकली वुड बी द ग्राउंड स्टेट या स्टेबल स्टेट, ठीक है। सपोज हमारे पास अगर टिपलेट P2, टिपलेट P1 एंड टिपलेट P0 है, सो टिपलेट P का मतलब L और S की वैल्यू इन तीनों की सेम है, इन तीनों टर्म्स की सेम है। तो अब हम J वैल्यू का डिफाइन करें तो सपोज इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P2, तो उसमें हाफ फिल्ड से कम सब शेल फिल हुआ है, तो इसीलिए अब जो हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू ऑफ द J है दैट वुड बी द ग्राउंड स्टेट। तो अब इन तीनों में से लोएस्ट स्टेट कौन सी है? टिपलेट P2 है या टिपलेट P1 है या टिपलेट P0 है? तो लोएस्ट वैल्यू जो J की है वो 0 है, तो टिपलेट P0 वुड बी द ग्राउंड स्टेट, टिपलेट P1 वुड बी द नेक्स्ट हायर स्टेट और टिपलेट P2 वुड बी द और नेक्स्ट हायर स्टेट। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P5 है
तो मोर देन हाफ फील्ड है, उस केस में जो ट्रिपलेट P2 होगी वो ग्राउंड स्टेट हो जाएगी और ट्रिपलेट P1 फिर देन ट्रिपलेट P0 वुड बी द excited state. So according to Hund's rule, basically terms में से ये डिसाइड हुआ कि which term would be the ground state term. अच्छा, कुछ लेक्चर पहले हमने एक चीज़ को स्टडी किया था कि देयर इज़ द होल फॉर्मलिज्म, जिसकी वजह से हमने ये देखा था कि जो डायग्राम थे फॉर द D1 एंड D9 सिस्टम इस P1 एंड द P5 सिस्टम वुड बी सेम. ये क्या होती है इस बात को हम ज़रा दोबारा से इलेबोरेट यहाँ पे कर लेते हैं. सो अगर हमारे पास सब शेल मोर देन हाफ फील्ड है, तो मोर देन हाफ फील्ड का मतलब कि सपोज अगर P सिस्टम की बात की जा रही है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं 4 हैं, तो मोर देन हाफ फील्ड हो गया. हाफ का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर आते हैं उसमें तो हाफ फील्ड होता, और मोर देन हाफ फील्ड का मतलब है 4 हैं 5 हैं, ठीक है, मोर देन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स है. तो उस केस में ट्रांजिशंस हम इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में नहीं बल्कि वैकेंसी और होल्स की टर्म में हम डिनोट करते हैं. यानी फिर हम ये नहीं कहते कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिट हो रहा है, बल्कि हम ये कहेंगे कि भाई होल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, होल ट्रांजिट हो रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. सो इस टर्म्स को या इस मैकेनिज्म को कहा जाता है होल फॉर्मलिज्म. एंड अकॉर्डिंग टू होल फॉर्मलिज्म Pn एंड P6 माइनस n आइडेंटिकल टर्म्स होती हैं, और इसी तरीके से जो Dn और D10 माइनस n आइडेंटिकल टर्म्स होती हैं, ठीक है. अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि भाई कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो आइडेंटिकल होंगी. अगर P1 है n इज इक्वल टू 1 है तो P1, सो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, सो P1 एंड P5 सेम टर्म्स होंगी, यानी उनकी ट्रांजिशंस, उनकी इलेक्ट्रॉनिक, उनकी एनर्जी डायग्राम वुड बी सेम. P2 P9 की सेम, और P3 एक अलग होगा और P6 अलग ही होगा. P3 और P6 अलग क्यों होगा? क्योंकि P3 की अगर बात करें तो 6 माइनस 3 3 रहेगा, तो P3 इस फॉर्मूले से भी इस फॉर्मूले से भी P3 ही टर्म्स आएगी खाली. और P6 की बात करें तो यहाँ पे 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, जो कि एग्जिस्ट करता नहीं है, तो P6 भी अलोन उसकी एक डायग्राम होगी. इसी तरीके से यकीनन D1 और D9 की सेम है, D2 और D8 की सेम जो है वो है आपके डायग्राम. D3, D7, D4, D6 और D5 एंड D10 अलग ही रहेगा, ठीक है. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द होल फॉर्मलिज्म. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन द P1 सिस्टम, सो P5 सिस्टम में हम होल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे. इसी तरीके से P2 में इलेक्ट्रॉन और तो P9 में होल, इसी तरीके से D1 में इलेक्ट्रॉन तो D9 में होल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही होगी. अच्छा, अगर हमारे पास क्लोज शेल हो, क्लोज शेल से मुराद के ऑल आर द फुली फिल्ड, तो दैट इज द P6 अगर P की फॉर्म में बात करेंगे, और D की फॉर्म में बात करेंगे D10. सो देयर इज ओनली वन पॉसिबल अरेंजमेंट, और वो अरेंजमेंट ये होगी कि अगर P6 की बात की जाएगी तो P6 में सिर्फ एक ही स्टेट होगी, और D10 में बात करेगी तो D10 में भी सिर्फ एक ही स्टेट, एक ही टर्म जो है वो फॉर्मुलेट होगी. अच्छा, ये बात जो टेबल है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. एंड अकॉर्डिंग टू दिस लेक्चर कि अगर हमारे पास फ्री मेटल लाइन होगा तो उसे ग्राउंड स्टेट जो है वो D हो, और फॉर D1 एंड D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए D2 D8 के लिए ये ट्रिपलेट F है, इसी तरीके से ऑन. और जब हमारे पास लिगेंड से करीब आता है तो क्रिस्टल फील्ड में स्प्लिटिंग कहलाती है, तो उस वक्त हमारे पास स्टेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं बाय एंड रिप्रेजेंटेड बाय द मोलिकन सिंबल्स, जैसे डबलेट T2G और डबलेट EG. कीप इन माइंड, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी फॉर द ग्राउंड स्टेट मेटल लाइन एंड व्हेन द लिगेंड विल कम अक्रॉस द लिगेंड इज सेम. जैसे डबलेट D तो यहाँ पे भी डबलेट है, ट्रिपलेट F तो यहाँ पे ट्रिपलेट, क्वार्टेट है तो यहाँ पे क्वार्टेट, पेंटेट तो यहाँ पे पेंटेट, हेक्सेट है तो यहाँ पे भी हेक्सेट, ठीक है. और इसी तरीके से इनकी एक्साइटेड स्टेट्स भी हैं. सो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट है D2 D8 के लिए ट्रिपलेट P, और इसी तरीके से ट्रिपलेट क्वार्टेट P वगैरह. अच्छा, तो दिस इज़ बिकॉज द होल फॉर्मलिज्म कि D1 और D9 के लिए सेम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सॉरी D1 9 के लिए सेम ग्राउंड स्टेट जो है वो टर्म होगी फॉर द मेटल लाइन. और इसी तरीके से जब लिगेंड आ जाएगा
तो उसमें भी सेम ही टर्म मूलिकन सिंबल्स होंगे. इट मीन्स के इट्स द एनर्जी डायग्राम वुड बी सेम फॉर द D1 एंड D9 सिस्टम बिकॉज ऑफ द होल फॉर्मलिज्म. ठीक है, गॉट इट. अच्छा, अब इसी तरीके से हम यहाँ पे ये एक और एग्जांपल है कि D3 और D7 का टेट्राहेड्रल सिस्टम वुड बी सेम. बस फ़र्क ये है कि D3 का टेट्राहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसमें जो ग्राउंड स्टेट होगी वो एक्साइटेड स्टेट बन जाएगी D7 के टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में. तो नोट कीजिए ज़रा कि यहाँ क्वार्टर T1 है, यहाँ क्वार्टर T1 एक्साइटेड स्टेट चली गई, और जो क्वार्टर A1 है, A2 है, वो क्वार्टर A2 ग्राउंड स्टेट में तब्दील हो गई. सो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या मतलब कि जो टेट्राहेड्रल है अगर D3 सिस्टम का, तो उसकी जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो एनर्जी लेवल डायग्राम बिल्कुल फ्लिप होकर उल्टी हो जाएगी फॉर द D7 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए. अच्छा, यही बात यहाँ पे थोड़ी सी मज़ीद इलैबोरेट की गई है कि D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर है, ट्रिपलेट F है, और तो उसकी जो जब लिगेंड आया तो क्रिस्टोफिल स्प्लिटिंग हो गई, ट्रिपलेट T1G, ट्रिपलेट T2G, ट्रिपलेट A2G. जबकि अगर हम D8 की बात करेंगे तो वो उसमें D8 में ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इन्वर्ट हो गई टोटली. ट्रिपलेट A2G ग्राउंड स्टेट में आके, जबकि यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में था, और ट्रिपलेट T1G जो कि ग्राउंड स्टेट में था वहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो गया. अच्छा जी, आज लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था ना कि कुछ फॉरबिडन थी ट्रांजिशन, कुछ अलाउड थी, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन रूल. एंड सिलेक्शन रूल क्या होते हैं, बेसिकली डिफाइन करते हैं कि विच ट्रांजिशंस आर अलाउड एंड विच ट्रांजिशन आर द फॉरबिडन. जो ट्रांजिशन अलाउड होती हैं उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन इज़ वेरी हाई एंड देयर मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इज़ ऑल्सो वेरी हाई, एंड बिकॉज ऑफ दिस द इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन वुड ऑल्सो बी हाई. जबकि फॉरबिडन में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लो होती हैं, इंटेंसिटी भी लो अचीव होती है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी भी लो होती है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन भी लो होती है. यहाँ there are two type of basically selection rules. Number one, Laporte selection rule. So according to Laporte selection rule, delta L is equal to, यानी कि change in the orbital angular momentum quantum number would be is equal to plus minus 1. अगर होगी तो वो अलाउड ट्रांजिशन है, और अगर ये नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 है तो वो फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी. सो अलाउड ट्रांजिशंस के लिए अमूमन मोलर एब्जॉर्प्टिविटी जो ऑब्जर्व होती है वो 5000 to 10,000 लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स के बिटवीन हासिल होती है. उसकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इतनी ज़्यादा आती है. इस एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखें S से P में डेल्टा L की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी, P से S में करें, D से P में करें तो डेल्टा L की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी. अच्छा, डेल्टा L अगर नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 है वो फॉरबिडन है. जैसे कि इसकी फॉरबिडन से मुराद इसकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी बहुत लो होती है, 5 to 10 लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है. और इसका एग्जांपल है कि S से D, D से D और S से S ट्रांजिशंस बेसिकली फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं. इसी तरीके से द सेकंड सिलेक्शन रूल इज़ द स्पिन सिलेक्शन रूल, एंड अकॉर्डिंग टू स्पिन सिलेक्शन रूल डेल्टा S जो है वो इज इक्वल टू 0 होता है, और यानी कि चेंज इन स्पिन नहीं हो रही हो. इसके अंदर वो अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं, इनकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी भी बहुत हाई है, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 5. और इसके एग्जांपल ये है कि सिंगलेट D से सिंगलेट S के अंदर आपको देखें कि यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी दोनों की सेम है, मतलब दोनों की स्पिन भी सेम है. सो देयर इज नो चेंज इन द स्पिन. इफ द चेंज इज गोइंग टू चेंज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, that transition would be the forbidden. And forbidden doesn't mean that it will never occur. It means actually it will occur, but with the lower intensity and with the lower molar absorptivity. Got it? So इस एग्जाम्पल है जैसे कि ट्रिपलेट P से सिंगलेट D में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर हो रही है. अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो अगर जीरेड और अनजीरेड ऑर्बिटल्स हैं, जीरेड यानी कि U to U या G to G, इसके अंदर सेम सिमेट्री हुए तो दीज आर द स्पिन फॉर दीज आर द फॉरबिडन ट्रांजिशंस. और अगर हमारे पास डिफरेंट सिमेट्री है ऑर्बिटल्स की, जैसे U to G एंड G to U आ रहा है, सो इसके अंदर ये आर द अलाउड ट्रांजिशंस. ठीक है, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू सिमेट्री ऑफ द ऑर्बिटल.
गॉट इट। सो दिस आर द सिलेक्शन रूल्स बेसिकली जो कि हमारे पास ये डिफाइन करती है कि कौन सी ट्रांजिशंस अलाउड हैं, कौन सी ट्रांजिशंस अलाउड नहीं है। ये बात जो हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके थे कि कुछ अलाउड है कुछ अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो सेकंड ये हमने मज़ीद ये देखा कि अलाउड और फॉरबिडन कब हो रही हैं, जब हमने ये सिलेक्शन रूल लगाया कि इन जो एक टर्म से दूसरे टर्म में इलेक्ट्रॉन जाता है तो एक माइक्रोस्टेट से दूसरी माइक्रोस्टेट में, तो वेदर वो अलाउड होंगी या फॉरबिडन होगी अकॉर्डिंग टू लेपर्ट सिलेक्शन रूल या फिर स्पिन सिलेक्शन रूल। दिस इज़ एंड ऑफ द लेक्चर। ठीक है, जज़ाकुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।